दोस्तों आपने देखा होगा एक व्यक्ति रोज हजारों रुपए खर्च करता है और एक व्यक्ति रोटी तक नहीं कमा पाता है। एक व्यक्ति चार्टर प्लेन में चल रहा है और एक व्यक्ति साइकिल तक नहीं खरीद पा रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे, गरीबी या दुर्भाग्य? आइए आज इसी का रहस्य समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी। आज हम जानेंगे पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी को कैसे मापा जाता है, किसे गरीब कहा जाता है और इसके आंकड़े कौन देता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। गरीबी, हमारा टॉपिक है गरीबी। आज हम जानेंगे गरीबी। गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबी क्या होती है? गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसे हम गरीब कहते हैं। यानी कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करने में जब असमर्थ होता है तो उसे हम गरीब कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें हम, परिभाषा, अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगी कि वह स्थिति जब व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे हम गरीब कहते हैं। यानी कि अपनी जो बेसिक नीड है उनको ही पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। गरीब की अगर हम बात करें तो गरीब के बहुत सारे पैरामीटर्स रखे गए। ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति को हवा में गरीब कह दिया कि भाई तू गरीब है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। उन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं, गरीबी के 5 पैरामीटर्स। गरीबी के 5 पैरामीटर्स, वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? उन 5 पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है रोटी। यानी कोई व्यक्ति है उसे रोटी मिल रही है या नहीं, वो रोटी का इंतजाम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दूसरा है हमारा कपड़ा, उसके शरीर पर कपड़े हैं या नहीं, कपड़े कैसे हैं, उससे भी उस चीज को मापा जा सकता है। तीसरा है हमारा मकान। 5 पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स की बात करें तो ये 3 पैरामीटर्स उस समय के थे, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, जब देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और दुनिया की स्थिति खराब थी तो दुनिया में ये चीजें फॉलो हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि आधुनिक समय आ गया है, बदलता हुआ समय है, तो इसमें क्या है और चीजों को ऐड कर दिया गया कि व्यक्ति को और भी चीजों की आवश्यकता है और उन पर सरकार को और लोगों को ध्यान देना चाहिए। उनमें से चौथा शिक्षा को जोड़ा गया कि हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना भी चाहिए, उसे भी गरीबी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी कि व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य को रखा गया, यानी 5 पैरामीटर्स दिए गए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति इन 5 चीजों को प्राप्त कर रहा है या कर लेता है उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। ठीक है, देखो 5 पैरामीटर्स यहां भी दिए गए जो मैंने अभी आपको बताए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 5 पैरामीटर्स जिसके होते हैं उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया है, उसे गरीब नहीं कहा जा सकता है, उसके 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आगे हम अपने प्रकार की बात करेंगे। गरीबी के कितने प्रकार होते हैं? गरीबी की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है सापेक्ष गरीबी, एक होती है निरपेक्ष गरीबी। सबसे पहले हम जानेंगे सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? सापेक्ष गरीबी की बात करें तो ये वो गरीबी होती है जो दूसरे के कंपैरिजन में होती है, इसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो रिलेटिव से आपको समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि जब व्यक्ति दूसरे के कंपैरिजन में गरीब होता है। जैसे मान लो आप हैं, आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं और आपका दोस्त है वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। आपके पास बाइक है, उसके पास गाड़ी है, आपके पास एक मकान है, उसके पास 2-2, 3-3 मकान है। तो क्या आपके कंपैरिजन में वो गरीब अमीर है, आप उसके कंपैरिजन में गरीब हैं। तो इसी को हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं, जब व्यक्ति दूसरे के कंपैरिजन में गरीब होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या है कि रिलेटिव, रिलेटिव से आपको समझ में आ रहा होगा सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी इसे हम रिलेटिव पॉवर्टी भी कहते हैं। अब रिलेटिव वर्ड से ही आपको ये चीज समझ में आ रही है, रिलेटिव यानी कि संबंध में, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, क्या रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जब व्यक्ति दूसरे के कंपैरिजन में गरीब होता है, जब व्यक्ति दूसरे की तुलना में गरीब होता है, जब व्यक्ति दूसरे की तुलना में
जब व्यक्ति दूसरे की तुलना में गरीब होता है, उसे एब्स रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। जब व्यक्ति दूसरे की तुलना में गरीब होता है उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप 5 लाख कमा रहे हैं, आप 5 लाख कमाते हैं और आपका दोस्त आप 5 लाख रुपए कमाते हैं और आपका दोस्त 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है, तो आपका जो दोस्त होगा वो आपके कंपैरिजन में गरीब होगा। ठीक है, इसके लिए एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो सापेक्ष गरीबी होती है ये आय में असमानता दिखाती है। आय में असमानता मतलब एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन और एक व्यक्ति के पास बहुत कम धन। तो क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आय की असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आय में असमानता, यानी यहां पर भाई आय में सबसे ज्यादा असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की अगर हम बात करें तो सापेक्ष गरीबी दूसरे के कंपैरिजन में गरीब होना, और यहां सबसे ज्यादा आय की असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी आती है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो जब व्यक्ति कतई गरीब होता है, बिल्कुल गरीब होता है, उसके पास रोटी का कोई इंतजाम नहीं है, कपड़े का कोई इंतजाम नहीं है, मकान का कोई इंतजाम नहीं है, तो उसे हम निरपेक्ष गरीब कहेंगे। ठीक है, जब व्यक्ति के पास कोई इंतजाम नहीं होता है उसे हम निरपेक्ष गरीब कहते हैं। तो इसका कोई आधार तो रखा गया होगा, आधार उसका वही आधार है कि उसके पास रोटी नहीं है, यानी कि उपभोग नहीं है, चीजों को उपभोग नहीं कर पा रहा है, पहन नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, रहने का कोई इंतजाम नहीं है, तो उसे हम निरपेक्ष गरीब कहते हैं। ठीक है, देखो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति और गरीबी रेखा का निर्धारण, इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? उपभोग व्यय पर इसको निर्धारित किया जाता है, उपभोग के आधार पर इसका निर्धारित किया जाता है। उपभोग के आधार पर इसका निर्धारण, ठीक है, इसका जो निर्धारण किया जाता है वो उपभोग के आधार पर किया जाता है, कौन व्यक्ति कितनी चीजें कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसका क्या है? उपभोग के आधार पर किया जाता है। सापेक्ष गरीबी की अगर हम बात कर, अब सापेक्ष गरीबी की बात करेंगे और उसके बारे में क्या है, आंकड़े जानेंगे, उसे कैसे मापते हैं, उन सब चीज के बारे में बात करेंगे। अगर हम सापेक्ष गरीबी की बात करें तो सापेक्ष गरीबी को दो विधि से मापा जाता है। वो दो विधि कौन सी है? एक लॉरेंज वक्र विधि है और एक गिनी गुणांक विधि है। लॉरेंज की अगर हम बात करें तो लॉरेंज वक्र सबसे पहले पढ़ेंगे। लॉरेंज वक्र की बात करें तो इसे मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा दिया गया था 1905 में। उन्होंने आय के और पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन बताया था कि जब जब लोगों की आय बढ़ेगी, यानी कि जब आय बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो लोगों के पास क्या है कि चीजें कम होंगी, यानी कि वहां पैसा बढ़ रहा है और लोगों के जेब में कम पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ असमानता देखने को मिलती है, यानी कि ज्यादा लोगों के पास पैसा और कम लोगों के पास पैसा, यानी कि जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतनी गरीबी बढ़ती जाएगी। और पैसा में क्या है कि जब ज्यादा, मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो किसी के पास 10,000 है, तो यहाँ क्या है कि असमानता देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले आता है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र की अगर हम बात करें तो इसे मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा 1905 में दिया गया था, और ठीक है, उसके द्वारा विकसित किया गया था। आय वितरण एवं आर्थिक विषमता का चित्रण, यह भी मैंने बताया था, यानी कि ये विषमता दिखाता है, लोगों के बीच में आय की विषमता। ठीक है, अगर इसकी अगर हम बात करें, देखो इसको कैसे बनाया जाता है।
ये हमारा क्या है, लॉरेंज वक्र है, ठीक है। ठीक है, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र की अगर हम बात करें, ये क्या है, हमारी इनकम, और ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन। इनकम और पॉपुलेशन, अगर हम इनकम और पॉपुलेशन की बात करें तो ये हमारी समता रेखा, ये एक है पूरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हो, एक ही है ये। अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहीं की बात करूं, देखो मैंने अगर एक रो में यहां से बनाऊं, आपको दिखाई दे रही हो, मैंने ये बनाई एक रो, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये देखो यहां आ रही है। अगर लाइन की अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, और इसकी लेंथ है वो कम है। तो यहाँ क्या है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है और इनकम ज्यादा है, यानी कि जब जब लोग की इनकम बढ़ेगी तो उनकी जनसंख्या कम होगी, और जब पैसा कम होगा तो लोग ज्यादा होंगे। यानी कि मान लो किसी के पास, मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था, 1 करोड़ रुपए किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50 लाख रुपए, किसी के पास 50,000 रुपए। तो यहाँ क्या आर्थिक विषमता, ये मैक्स लॉरेंज ने इस चीज को डिफाइन किया था। दूसरा जो वक्र था वो था गिनी गुणांक। गिनी गुणांक विधि की अगर हम बात करें तो इसे किरोड़ी गिनी के द्वारा 1913 में दिया गया था, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिकल के बेसिस पर चीजों के आंकड़े दिए थे और उसके बारे में बताया था। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आता है गिनी गुणांक विधि। गिनी गुणांक विधि यानी कि गिनी कोफिशिएंट। गिनी गुणांक विधि की अगर हम बात करें तो गिनी गुणांक ने 0 से 1 के बीच में इन चीजों को मापा था, जो मैंने मैथमेटिकल चीज आपको बताई थी उस बेस पर। इन्होंने ये बताया था कि 0 और 1 के बीच में लोगों के जो आय होगी उस चीज को रखा जाएगा, और जिसकी आय जितनी 0 के पास में होगी उसकी आय में असमानता उतनी ही कम होगी, और 0 से ज्यादा बढ़ेगी 1 की तरफ, उसमें असमानता अधिक बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि गिनी गुणांक की अगर हम बात करें, गिनी गुणांक की अगर हम बात करें तो क्या उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था हमें कि ये उन्होंने कि जब जब जैसे मान लो इधर क्या है 0 और इधर है 1, ठीक है। अगर लोग क्या है कि लोग पैसा कमा रहे हैं, और क्या है कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है। उसका रीजन क्या है, आय में असमानता। अब मान लो यहाँ पैसा ज्यादा कमा रहे हैं लोग, तो इसकी तरफ जनरेट करेंगे, इधर जाएंगे, ज्यादा लोग इधर जाएंगे क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। तो जब जब लोग इधर बढ़ेंगे, जैसे मान लो यहाँ मान लिया मैंने किसी व्यक्ति के पास 4.5, यानी कि 0 से चीजें ऊपर जा रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं आगे। तो क्या यहाँ पे चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो असमानता बढ़ेगी, और जब जब चीजें कम होके आएंगी, मान लो यहाँ मैंने कर दिया 0.4, अब ये आंकड़ा ज्यादा है, ये ज्यादा है आंकड़ा, तो ये 1 के पास कौन सा है, ये वाला। जल्दी 1 कौन सा होगा, ये। और ये क्या 1 होगा वो लेट होगा। तो क्या है कि जो यहाँ पर उन्होंने आय की असमानता बताई, यानी कि जितनी 0 के पास में होगी उतनी असमानता कम होगी, और 0 से जितनी ज्यादा होगी उतनी असमानता अधिक होगी, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, यानी कि आय में असमानता, ठीक है, आय में असमानता के बारे में बताया था। यानी कि जब जब 0 के पास होगी तब क्या है, असमानता कम होगी, यानी कि आय समानता कम होगी। और जब 1 के पास होगी, 1 के पास जब आंकड़े होंगे, आंकड़े जब 1 के आसपास घूम रहे होंगे तो असमानता बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है गरीबी का निर्धारण, यानी कि गरीबी को कैसे मापा जाता है और किस किस ने मापा है उसके, यानी कि गरीबी और गरीबी रेखा का निर्धारण, ठीक है। गरीबी रेखा की अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा के निर्धारण बहुत से लोगों ने किए, बहुत सी समितियां समय समय पर आई हैं, और उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके द्वारा भी आंकड़े जारी किए थे, RBI के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। उन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पॉवर्टी लाइन, यानी कि जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी रेखा क्या होती है, यानी कि मान लो एक कोई रेखा है, एक कोई रेखा है, और उस पे एक किसी भी इकोनॉमिस्ट ने अपनी राय दी, उसने अपने आंकड़े जारी किए कि ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है, इससे कोई ज्यादा कमा रहा है तो कोई
तो उसे अमीर कहा जाएगा, उससे कम कमा रहा है तो उसे गरीब कहा जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी समितियां आई, जैसे डीटी लकड़ावाला समिति आई थी, अलग समिति आई थी, सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, रंगराजन समिति आई थी, बहुत सारी समितियां आई, उन्होंने समय समय पर अपने आंकड़े दिए। अगर हम सुरेश तेंदुलकर समिति की बात कर लें तो उन्होंने जो गरीबी के आंकड़े दिए थे वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिए थे, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने आंकड़े दिए थे। उन्होंने शहरी क्षेत्र के जो आंकड़े दिए थे तो उन्होंने क्या आंकड़े दिए थे कि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए उन्होंने दिए थे। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने दिए थे? 872 रुपए, यानी कि कोई व्यक्ति 872 रुपए प्रति माह कमा रहा है गांव का तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर इन्हीं के आंकड़ों को जो देख लिया जाए, उसको शामिल कर लिया जाए, तो अगर मैं गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए क्या करूंगा, 1,000 मैंने बेसिक रुपए रख दिए। क्या? यानी कि बेसिक रुपए की अगर हम बात कर लें तो सरकार ने आंकड़े मान लिए कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से जो व्यक्ति प्रति माह कम खर्च कर रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे है, और 1,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो 1,000 रुपए से कम खर्च कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? बिलो पॉवर्टी, उसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहेंगे। और कोई व्यक्ति 1,000 रुपए से अधिक खर्च कर रहा है, 1,000 रुपए से कोई व्यक्ति ज्यादा खर्च कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एपीएल। ठीक है, उसे हम एपीएल कहेंगे, एबव पॉवर्टी लाइन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में आपने पढ़ाई होगा, यानी कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, आपने क्या देखा होगा कि सरकार क्या है, गरीबों को राशन देती है। गरीबों को सरकार राशन देती है तो किस बेस पे देती है? एपीएल और बीपीएल, यानी कि जो बीपीएल है उनके लिए रेड कार्ड इशू किया सरकार ने, यानी कि जो बीपीएल उनके लिए रेड किया ना, और एपीएल है उनके लिए ग्रीन कार्ड। तो क्या है कि इसमें बीपीएल में क्या है कि बहुत सस्ता अनाज मिलता है लोगों को और ज्यादा मिलता है, एपीएल में थोड़े पैसे लगते हैं, तो उसे हम क्या है, एपीएल बीपीएल कहते हैं। देखो ये दिए क्या है, पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा, एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की स्थिति को हम बिलो पॉवर्टी और एवं पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ऐसे ही विश्व बैंक ने भी अपने आंकड़े दिए थे। विश्व बैंक जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन यूएस में है। तो उसने क्या अपने आंकड़े दिए? उसने क्या अपने आंकड़े दिए? अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं, मैं विश्व बैंक की अगर बात करूं, यानी कि विश्व बैंक, विश्व बैंक ने भी अपने आंकड़े दिए। विश्व बैंक ने क्या आंकड़े दिए? विश्व बैंक ने ये आंकड़े दिए कि कोई भी व्यक्ति है और वो $3, उसे रुपए नहीं बोलेंगे, $3 जो प्रतिदिन खर्च करता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये किसका? विश्व बैंक का आंकड़ा है। प्रतिदिन खर्च करता है तो वह, यानी कि कोई भी व्यक्ति है और वो $3, मात्र $3 अगर पर डे खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ये किसने डेफिनेशन दी है? ये विश्व बैंक ने दी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने। देखो विश्व बैंक का वैश्विक मापक, यानी कि सारी संस्थाएं जो इकोनॉमी से संबंधित वो पॉवर्टी के सारे आंकड़े देती हैं। देखो डॉलर प्रतिदिन, कितने डॉलर? $3। कोई भी व्यक्ति $3 प्रतिदिन खर्च करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अमीर की श्रेणी में रखते हैं।
सबसे पहले अब आता है मापन का मुख्य आधार, यानी गरीबी के मापन का मुख्य आधार क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, कैसे समझा जाता है कि ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है। तो उसके उपभोग के आधार पर, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, उन्होंने इस आंकड़े को मापे थे, उन्होंने इसी बेस पर मापे थे कि कोई व्यक्ति 872 रुपए ग्रामीण का खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले अगर हम समिति की बात करें तो डीटी लकड़ावाला समिति आई, उन्होंने तो खाने के आधार पर, यानी कि कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी, शहर का व्यक्ति 2100 कैलोरी खाना ले रहा है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर रख दिया गया था, और गांव का व्यक्ति था वो 2400 कैलोरी पर रखा गया। तो हमेशा जो गरीबी है वो उपभोग के आधार पर मापी जाती है, ठीक है। तो देखो, उपभोग व्यय एक्स, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि खाने पर कोई व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है, अपने लाइफ पर कोई व्यक्ति कितने खर्च कर रहा है, उसे हम क्या है, उसका गरीबी का मापन कहते हैं। गरीबी के मापन की अगर हम बात करें तो गरीबी का मापन आय के बजाय व्यक्ति, परिवार, उपभोग, देखो मैंने भी बोला था उपभोग व्यय, यानी व्यय पर कितना खर्च कर रहा है के आधार पर किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति व्यय पर कितना खर्च कर रहा है उसके आंकड़े वहीं से निकाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब आता है गरीबी का मापन और संस्थागत ढांचा, यानी कि गरीबी के मापन कौन सी संस्था करती है, यानी गरीबी का जो मापन है वो कौन करता है। गरीबी के मापन की अगर हम बात करें तो गरीबी का मापन नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो एनएसओ करता है। अब एनएसओ क्या है, एनएसओ की बात करें तो एनएसओ क्या है, एनएसओ की बात करें तो एनएसओ एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम की एक संस्था है जो आंकड़ों को इकट्ठा करती है और नीति आयोग को देती है, और नीति आयोग इन आंकड़ों को देश के सामने रखता है, ठीक है। देखो, नीति आयोग टास्क फोर्स, नीति आयोग टास्क फोर्स का ये आंकड़े जारी करता है, ये आंकड़े जारी करता है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये एनएसओ है। एनएसओ की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। अगर इसकी बात करें एनएसओ, एनएसओ की अगर हम बात करें तो ये एनएसएसओ प्लस सीएसओ, एनएसएसओ का नाम 2019 में रखा गया था। एनएसएसओ की बात करें तो ये एनएसएसओ प्लस सीएसएसओ से मिलकर ये एनएसओ बना है, ठीक है। एनएसएसओ प्लस सीएसओ से मिलकर के एनएसओ बना है, जो कि आंकड़ों को इकट्ठा करता है और नीति आयोग को देता है, और नीति आयोग इन आंकड़ों को जारी करता है, ठीक है बेटा। ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आएगा एंड थैंक यू।